ग्रीटिंग्स एवरीवन। आप सभी का एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 3 फार्म लॉस के बारे में, जिन्हें थोड़े ही दिन पहले यानी पिछले हफ्ते मोदी सरकार ने वापस लेने के लिए कहा था। और उस वापस लेने के लिए जो प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया था, उसे लोकसभा ने पारित कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ये 3 फार्म लॉज में बेसिकली है क्या, 3 फार्म लॉज की क्या टाइमलाइन थी, कब से इस पे विवाद शुरू हुआ, कब ये पारित हुए और कब इन्हें रिपील किया जा रहा है, क्या मेन वजह थी, क्या विवाद था प्रोटेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में। साथ ही में बात करेंगे कि ये जो कानून को रिपील किया जाता है, इन्हें रिपील करने का प्रोसीजर क्या होता है, तरीका क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं न्यूज में लोकसभा ने हाल ही में फार्म लॉज रिपील बिल 2021 को बिना किसी डिस्कशन के, ऑपोजिशन कहती रही कि डिबेट करेंगे, डिबेट करना चाहिए बिल पे, पर सरकार ने डिबेट के लिए मना कर दिया। कहा कि कोई रिजल्ट नहीं निकल के आने वाला, ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई इसमें वो है नहीं, हम लोग रिपील ही तो कर रहे हैं, तो डिबेट की कोई बात ही नहीं बनती, तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। और इसे बिना किसी डिस्कशन के लोकसभा ने रिपील बिल को पारित कर दिया। ये बिल बेसिकली 3 फार्म लॉस को रिपील कर रहा है, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे हाउस में। ऑलराइट, चलिए रिपीलिंग ऑफ लॉ यानी कानून को वापस लेने के प्रोसीजर को, मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या बनता है। देखिए, रिपीलिंग अ लॉ इज वेज टू नलीफाई अ लॉ। मतलब इन शॉर्ट रिपीलिंग का यह मतलब है कि आप कानून जो आपने पारित किया था, आप कह रहे हैं अभी कानून अब से लागू नहीं रहेगा, आपने उसे नलीफाई कर दिया, मतलब वो उसका जो भी इफेक्ट होने वाला था वो अब इफेक्ट नहीं रहेगा। क्लियर है बात। अ लॉ इज रिवर्स्ड, एक लॉ को रिवर्स कर दिया जाता है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि उस लॉ की, उस कानून की जरूरत नहीं है। हालांकि यहां ये जो कानून रिवर्स किया गया प्रोटेस्टर्स की डिमांड पे किया गया, उनके प्रेशर की वजह से किया गया, पर कभी कभी सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ कानून ऐसे हैं जो ऑब्सोलीट हो गए यानी पुराने हो गए हैं, उन्हें अब आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें उनकी जरूरत नहीं है, तो ऐसे सरकार रिपीलिंग ऑफ लॉ के माध्यम से उन कानून को रिपील कर देती है। क्लियर है बात। चलिए, लेजिस्लेशन कैन ऑल्सो हैव अ सनसेट क्लॉज। इस जो कानून जब पारित किए जाते हैं तो उनमें एक सनसेट क्लॉज भी हो सकता है। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या होता है कि हम पहले से ही बोल रहे हैं कि शाम ढलेगी और सूरज डूब जाएगा, तो कानून बेसिकली उसमें सनसेट क्लॉज है, मतलब वो कानून कुछ समय तक ही इफेक्ट में रहेगा और उसके बाद वो कानून रिपील ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसे कहते हैं सनसेट क्लॉज। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले, आप याद रखेंगे टाडा एक्ट, आपने सुना होगा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987 में, जैसे नॉर्मली टाडा बोलते थे, उसके अंदर सनसेट क्लॉज था और उसे कहा गया था कि ये 1995 में लैप्स हो जाएगा, ये जो एक्ट है अपने आप ही लैप्स हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, एक बिल को रिपील करने का प्रोसीजर क्या होता है, एक एक्ट को रिपील करने का प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, इसे जनरली हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो या तो आप ऑर्डिनेंस ला दो या एक कानून पारित कर दो। ऑर्डिनेंस बेसिकली वही जिस तरीके से इन तीनों कानूनों को लाया गया था, राइट। 5 जून को जब ऑर्डिनेंस आया था, इन तीनों तरीके से ऑर्डिनेंस, तीनों बिलों को लाया गया था ऑर्डिनेंस के माध्यम से और लेजिस्लेशन के माध्यम, यानी आप जो कानून पारित करते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, राइट, उसके थ्रू भी आप इस बिल को रिपील करते हैं, जो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है बात। अगर मान लीजिए ऑर्डिनेंस के माध्यम से जिस तरीके से इसे लाया गया था आप रिपील करते हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट में, जब सेशन में होती है पार्लियामेंट, तब उसे वहां से पारित कराना पड़ेगा। और अगर पारित नहीं करा पाए तो ये जो बिल जो है ये वापस से रिवाइव किया जा सकता है। समझ रहे आप, रिवाइव कर सकते हैं इस बिल को। साथ ही में गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ब्रिंग लेजिस्लेशन, कानून पारित कर सकती है, जो अभी लोकसभा ने हाल ही में पास किया है। अब इसे राज्यसभा से पारित करने की जरूरत है, देन उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर असेंट देगा, तब जाके ये तीनों बिल जो होंगे रिपील हो जाएंगे। क्लियर है बात। नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो टाइम एंड अगेन इन्होंने 6 रिपीलिंग अमेंडमेंट एक्ट्स पारित कर चुके हैं जब से पावर में आए 2014 से, जिसके अंतर्गत 1428 1428 स्टैट्यूट्स को, जो कि ऐसा बोला जाता है ऑब्सोलीट थे यानी पुराने हो गए थे, उन्हें वापस ले लिया है, उन्हें रिपील कर दिया गया है। क्लियर है बात। चलिए, ये जो विवाद था इसकी थोड़ी टाइमलाइन देखेंगे कि देखिए, विवाद का जो इशू बना था वो बन तो गया था 5 जून से ही, जब इन 3 बिल पे ऑर्डिनेंस आया था 5 जून से, राइट। फिर 14 सितंबर को, देन 27 सितंबर को प्रेसिडेंट ने इनको असेंट दे दिया, राइट। ऑर्डिनेंस को, ये जो ऑर्डिनेंस है 14 सितंबर को पार्लियामेंट में रखा गया पारित होने के लिए। पहले 5 जून से ऑर्डिनेंस आ गया, जब ये इफेक्ट में आ गए फिर उसको पारित भी करवाना पड़ता है 6 महीने के अंदर, तो 14 सितंबर को आया ये,
और 27 सितंबर को प्रेसिडेंट ने इस पे अपना असेंट दे दिया। 25 नवंबर की बात करें तो दिल्ली चलो मूवमेंट हुआ फार्मर्स द्वारा कि दिल्ली चलो हम प्रोटेस्ट करेंगे। 3 दिसंबर को पहली राउंड हुई टॉक्स की, बहुत बात हुई सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच में, फार्मर्स के बीच में, कि किसी तरह सुलह हो जाए, किसी तरह जो मोदी सरकार है वो समझा पाए किसानों को इसके फायदे। और यहां पर पीएम मोदी साहब ने जो स्पीच दी थी उसमें कहा था कि हम किसानों को इनके फायदे, बिलों के फायदे जो है वो समझाने में असफल रहे हैं। क्लियर। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स आपको देखने को मिलेंगी 5 दिसंबर। 11 दिसंबर को यहां फार्मर्स यूनियन ने डिसाइड किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि फार्मर्स के फेवर में डिसीजन सुनाया और जो फार्म लॉज है उनके इंप्लीमेंटेशन को रोक दिया। क्लियर। तो लगभग ये अराउंड 221 दिन तक ये जो लॉज थे आपके इफेक्टिव रहे, उसके बाद से इन पे इंप्लीमेंटेशन हो गया, सॉरी इन पे जो स्टे लग गया था इन तीनों फार्म लॉज पे। साथ में बात करें रिपब्लिक डे प्रोटेस्ट हुआ, इसके बीच में करनाल प्रोटेस्ट हुआ, और साथ ही में हमको देखने को मिला लखीमपुर जो खेरी वायलेंस था जिसमें कुछ फार्मर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखने को मिली। 19 नवंबर को तीनों फार्म लॉज को विड्रॉ करने की यहां पर बात की गई। राइट, 2 दिन बाद कैबिनेट ने भी उसे अप्रूव कर लिया कि हम लोग इन्हें इसको विंटर सेशन में रिपील बिल हम लोग लेकर आएंगे। क्लियर है बात। चलिए, पीएम मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम किसानों को यह बताने में असफल रहे कि इसके फायदे क्या हैं। हालांकि गुरु नानक जयंती पे यह कदम उठाया गया। काफी सारे ऑपोजिशन लीडर्स का ऐसा मानना है कि इलेक्शन के चलते किया गया। इलेक्शन में मोदी सरकार को काफी नुकसान देखने को मिला अलग अलग स्टेट्स में बीजेपी पार्टी को, तो उसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। साथ ही में मोदी सरकार ने यह भी कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं, 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए हैं, सस्ते दामों पे सीड्स उपलब्ध कराई हैं। राइट, माइक्रो इरिगेशन आपके खेतों तक पहुंचाया है, जिसके माध्यम से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसमें बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही में यहां कहा गया कि गुरु नानक जी कहते थे विच दुनिया सेफ कमाइए तान दरगाह बैसन पाइए, यानी अगर आप सर्विस नेशन की सर्विस करेंगे तभी आपकी जो लाइफ है वो उभर के आ सकती है, कैन टर्न आउट वेल। राइट, तो उसी के चलते मोदी सरकार का कहना है कि हम लोग इसी सोच पे काम करते हुए आ रहे हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इन 3 फार्म लॉस को रिपील कर रहे हैं। ऑलराइट, 3 फार्म लॉस कौन कौन से थे देख सकते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। पहला जो बिल था उसमें मेजरली बात करी गई थी जो कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, कि इंट्रा स्टेट जो किसान है वो अपने स्टेट के बाहर भी जाके ट्रेड कर सकते हैं। राइट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिंदास ट्रेड कीजिए। और इससे क्या होगा कि जो आपकी एपीएमसी जो एक्ट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, इसमें डर इस बात का था कि जो आपकी मंडियां हैं वो बंद हो जाएंगी। अगर आपकी मंडियां, अगर किसान सब चीज लोग बाहर बेचने लगे तो यहाँ मंडियां बंद हो जाएंगी, बीच में मिडिल मैन खत्म हो जाएगा। आप डायरेक्टली आपको जहां अच्छा प्राइस मिले आप वहां जाके इसको सेल आउट कर सकते हैं। राइट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी अलाउ कर दी। ई नैम पोर्टल के माध्यम से किसान ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। राइट, इससे क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट एपीएमसी मंडीज में जो टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर नहीं मिलेगा। साथ ही में अगला एक्ट है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। प्राइस एश्योरेंस का क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, किसानों से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर देना, उनको टेक्निकल हेल्प मुहैया कराना, जिसके माध्यम से आपकी जो क्रॉप्स हैं वो पहले ही तय हो जाता है कि आप खरीदेंगे और इतने रेट में खरीदेंगे। ठीक है, जो भी आओगा। और ये डायरेक्टली क्या होता है, इससे किसान को एक अश्योरेंस मिलता है कि उसकी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होने वाला। साथ ही में जो मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसका भी फायदा किसको मिलेगा? किसान को यहां पर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए अगला है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो इसमें अलग अलग कमोडिटीज पे जो स्टॉक लिमिट्स थी उन्हें यहां पर थोड़ा सा फ्री कर दिया गया है। जो आपके सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, इन सबको एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में से हटा दिया गया है। अब क्या होगा, इसको जो सरकार है उसे डीरेगुलेट कर सकती, प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन तीन सारी कमोडिटीज का। अलग अलग लोग इसको स्टॉक होल्डिंग भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, और यही किसानों का डर था कि अगर मान लीजिए प्राइवेट प्लेयर्स की स्टॉक होल्डिंग करेंगे तो ये बाद में हमें जो हमारे प्रोड्यूस है उसका दाम कम देंगे, कहेंगे कि हमारे पास तो पहले से ही प्रोड्यूस है, तुम्हें देना है 1400 रुपए में तो दो, और 2000 रुपए में हमें नहीं चाहिए। राइट, सो ये होता है। इसलिए किसानों की डिमांड है कि एमएसपी को आप लीगलाइज कीजिए। जो एमएसपी लीगलाइज करने का क्या फायदा है, क्या है एमएसपी, इसको मैं एक डिटेल में वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा।
अभी समझते हैं कि इन तीनों एक्ट्स के लिए क्या फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे, क्या कहा गया था कि क्यों फायदेमंद है ये। इससे होगा क्या, हायर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स, किसानों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। आप कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग कर रहे हैं, आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि इतने प्राइस पे ही मैं अपना प्रोड्यूस बेचूंगा। क्लियर है बात। फिर साथ ही में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आपको इंट्रा स्टेट ट्रेड अलाउ किया जाएगा ई नैम पोर्टल के थ्रू, तो आप अपना जहां पर भी आपको अच्छा दाम मिल रहा है आप वहां जाके ये बेच सकते हैं। इसमें कहा गया था कि हालांकि किसानों को इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो खुद किसान को भुगतना है। तो जब किसान खुद भुगतता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि स्टोरेज फैसिलिटीज उसको वहां पर मिल जाए, तो इन शॉर्ट काफी किसान को ओवरऑल जो इंपैक्ट आने वाला है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना ज्यादा फायदा यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। क्रिएशन ऑफ वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट, राइट, अलग अलग एग्रीकल्चर मार्केट नहीं रहेंगे, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी बेच सकते हैं, वन एग्रीकल्चर मार्केट। इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर हम बात करें तो जो रिस्क है वो मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी की, वो किसके हिस्से चली जाएगी, वो स्पॉन्सर के हिस्से चली जाएगी, फार्मर इससे बच जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप इतने में खरीदेंगे, अब मार्केट में रेट्स गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दाम तय किया है उस पर आपको लेना पड़ेगा। इम्पीटस टू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, अब क्या होगा कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो स्पॉन्सर है, वो आपको टेक्निकल जो हेल्प होती है वो भी प्रोवाइड करेगा। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वॉल्वमेंट यहां पर बढ़ जाएगा और एक एक्सपर्टीज आपको एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलेगा। साथ ही में लीगल फ्रेमवर्क प्रोटेक्टिंग फार्मर इंटरेस्ट, जो आपका एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत कॉन्ट्रैक्ट यहां पर फार्मिंग आपकी की जाएगी। क्लियर। साथ ही में इंप्रूव द फॉरवर्ड लिंकेज इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जब प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करेंगे तो अच्छे अच्छे वेयर हाउस भी बनेंगे, जो फॉरवर्ड लिंकेज जैसे कहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत में डेवलप यहां पर हो पाएगा इन तीनों एक्ट्स के माध्यम से। क्लियर है बात। चलिए, विवाद क्या है ये समझिए। विवाद में प्रोटेस्टर्स की मेनली डिमांड है कि आप एमएसपी को लीगलाइज कीजिए। उनका डर था कि अगर किसान सारे बाहर बेचने लगे तो जो एपीएमसी मंडी है, और अगर उधर इनफ प्रॉफिट नहीं हुआ तो जो राज्य सरकार है वो एपीएमसी मंडीज को बंद कर देगी, राइट। तो अगर वो बंद हो गई तो हम सब लोग प्राइवेट प्लेयर्स के हत्थे चढ़ जाएंगे। अब वो जो दाम बोलेंगे हमें उसी पे ही उनको बेचना पड़ेगा। एक मेजर डर ये था। साथ ही में जो आपका अमेंडमेंट इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो आपका थर्ड एक्ट है, वो होर्डिंग को अलाउ करता है। कहता है कि आप प्राइस को रेगुलेट करने के लिए आप होर्डिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग होगी, राइट। और किसानों को कम दाम मिलेंगे चीजों के, लोग काफी सारे लोग अपने पास रख लेंगे। जब चीजों की कीमत सस्ती है तब खरीद के रख लिया, और जब प्राइस हाइक हुआ तब बेचने लगे। ऑलराइट। साथ ही में बहुत सारे इनके इंटरेस्ट थे कि इनका कहना था कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं रह जाएगी, हमें कुछ ही प्राइवेट प्लेयर्स से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। साथ ही में जो लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वो जो फार्मर्स की जो ओनरशिप ऑफ लैंड है उसको रिस्क पे डाल देता है। कैसे, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है कि साथ में डेट इंस्ट्रूमेंट भी ऑपरेशनल रहें, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को भी जो कंपनीज है उनको अगर रिकवर करना है तो लैंड के माध्यम से यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। साथ ही में एसडीएम कोर्ट को फाइनल अथॉरिटी बनाता है यहाँ पर, अगर कोई भी विवाद होता है, कोई भी विवाद होता है तो फार्मर्स का कोई भी स्पॉन्सर के साथ, यहां पर किसानों की मांग थी कि नहीं, हमें हायर कोर्ट्स पे भी जाने के लिए अलाउ किया जाए। अगर मान लीजिए एसडीएम अथॉरिटी ने उनकी मदद नहीं करी तो उनको हाई कोर्ट, देन हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, इन जगह पर भी अपील करने की मंजूरी होनी चाहिए। साथ ही में जो एक क्रिमिनलाइजिंग एक्ट है जिसकी हम बात करते हैं, कि जो स्टबल बर्निंग का इशू है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है, उसे क्रिमिनलाइज करने, डीक्रिमिनलाइज करने की यहाँ पर फार्मर्स की डिमांड है कि आप उसे डीक्रिमिनलाइज कर दीजिए स्टबल बर्निंग को। साथ में कोई भी और इकोनॉमिकल वायबल सॉल्यूशन हमें जरूर बताइए। क्लियर है बात। तो ये कुछ विवाद थे प्रोटेस्टर्स के, जो फार्मर्स थे और सरकार के बीच में। क्लियर है। चलिए आगे देखें। आप देख सकते हैं टुडे मिडिल मैन और टुमारो कॉर्पोरेट। आज मिडिल मैन के पास पैसा जा रहा है, अगली बार सिर्फ कॉर्पोरेट के पास पैसा जाएगा। तो इसमें किसान का कोई भी फायदा यहां पर देखने को नहीं मिल रहा, ऐसा ये एक्ट को, ये सारे एक्ट्स को ऐसा समझा जा रहा है। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या होने वाला है। पीएम मोदी साहब ने अनाउंस किया था कि हम लोग एक कमेटी बनाएंगे जिसमें हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। इससे क्या होगा कि एक साइंटिफिक शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको पैटर्न में, जिससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज्यादा बेनिफिशियल होगी, किसके लिए, किसानों के लिए। फ्यूचर डिसीजंस फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। और इस कमेटी के अंदर आपके सेंटर और स्टेट और साथ में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को भी यहां पर डाला जाएगा। मतलब बेसिकली जो 3 कानून पारित किए गए थे बिना किसी से डिस्कशन किए, अब ये जो कमेटी होगी ये सारे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर सेंटर और स्टेट्स के
जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मिला के बनाई जाएगी और सबकी यहां पर सुनी जाएगी, ऐसा पीएम मोदी साहब का कहना है। क्लियर है बात? काला कानून बताया गया था इन तीनों एक्ट को। काला कानून का सिग्निफिकेंस है रोलेट एक्ट से, जो 1919 में आया था, जब भारत के लोगों ने कहा था कि कोई अपील नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई वकील नहीं है। उसी प्रकार ये काले कानून है और आप इन्हें वापस लीजिए। बिना डिबेट के इन्हें पारित कर दिया गया। ऑपोजिशन ने काफी हंगामा मचाया इसको लेके कि डिबेट ना करना तो एक डेमोक्रेसी को मारना है, और मोदी सरकार यहाँ डेमोक्रेसी को किल करने में लगी हुई है। क्लियर है बात? चलिए, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।